मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर मुद्दों की, क्योंकि कल के अंक में जैसा बताया कि देश में जो विकास का मुद्दा है या और बहुत से मुद्दे हैं चुनाव के, वो अब काम करना विपक्ष की ओर से वो मुद्दे उठाना कम हो गए या बंद ही है। इस समय विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ एक ही मुद्दा है, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण। कि संविधान खत्म होगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर मोदी आएंगे, चुनाव नहीं होगा, और आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये एक नैरेटिव चुनाव में बनाने का प्रयास। तो उसी विषय पर हम आते हैं कि लोकतंत्र कैसे खत्म होता है, संविधान कैसे खत्म होता है, क्या वो आगे खत्म होने के चांस हैं। तो उसी विषय पर सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम याद करते हैं जिन्होंने भारत का संविधान दिया, बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको सभी लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए कि उन्होंने संविधान दिया, क्योंकि एक कमेटी थी 9 दिसंबर 1946 को जो कमेटी का गठन हुआ और जिसके वो चेयरमैन थे, जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी। और 26 नवंबर 1949 को संविधान की रूपरेखा जो थी, और जो रूपरेखा तैयार हुई उससे पहले उन्होंने एक दिन पहले 25 नवंबर को एक भाषण दिया। उस भाषण को उद्धृत करते हुए कुछ विशेष बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि आलोचना हुई उस समय, कुछ पार्टियों ने आलोचना की उनकी कि इसमें ये कमी है वो। उन्होंने कहा सबसे बड़ी कमी, तो कुछ लोग कहते हैं आजकल, ये मैं बाबा साहब को उद्धृत कर रहा हूं, उनके भाषण को आप उसको चेक भी कर सकते हैं जो उन्होंने कहा। बहुत लंबा भाषण है, मन है कि किसी दिन बाबा साहब ने जो वो भाषण दिया उस दिन, उस पर ही पूरा एक अंक बनाया जाए। वो चाहते क्या थे, उनकी तमन्ना क्या थी। तो सब लोगों को, जिन लोगों के आजकल बहुत से लोग बाबा साहब की फोटो पीछे लगाकर राजनीति करते हैं, वो क्या वाकई बाबा साहब को मान रहे हैं या नहीं, बाबा साहब ने कहा क्या था। तो वो उस भाषण की पूरी रिसर्च करने पर आपको मालूम हो जाएगा, और कभी हम चर्चा भी करेंगे। तो जो वो भाषण उन्होंने उस दिन दिया, तो उन्होंने कहा कि पहला तो ये कि इसको समय लगा 2 साल 11 महीने के करीब, यानी कि लगभग 3 साल 1 महीना कम उसको बनाने में लगा। तो कुछ लोग हमारे आलोचक आलोचना करेंगे, बाबा साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं जो संविधान की कॉपी, जब हम ड्राफ्टिंग कमेटी है, जो हमारा संविधान होगा, उसमें बहुत से लोगों का इतराज भी होगा, और खास तौर पे हमारी जो कमेटी पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है हमारे संविधान पे, वो वामपंथी और साम्यवादी पार्टियों को है। जो समाजवाद है आज के दिन, उस समय मैंने पीछे भी एक अंक में बताया था कि यात्रा में कि संघ की यात्रा और वामपंथ की यात्रा और साम्यवादी यात्रा और कांग्रेस की यात्रा, इन 100 सालों में। तो उसमें उन्होंने कहा कि साम्यवादी ताकतें और वामपंथी दल, ये लोग इस संविधान के खिलाफ हैं। उनको ये संविधान का जो हमारा प्रारूप है वो पसंद नहीं है, और वो पसंद आ भी नहीं सकता, क्योंकि वामपंथी और साम्यवादी एक विचार से ये सोचते हैं कि जो व्यक्तिगत संपत्ति है किसी की, वो लेकर बांट दो। जो आज विषय आया है राहुल गांधी का, वो तो उन्होंने दे दिया और सैम पित्रोदा ने क्लियर कर दिया। लेकिन कांग्रेस के जो उनका घोषणा पत्र है, उसमें वो विषय हिडन एजेंडे के साथ था। लेकिन उनके जो धर्मगुरु, राजगुरु उनके हैं, सैम पित्रोदा, उन्होंने वो सारी बातें ओपन कर दी, तो वो मामला कांग्रेस को बैकफायर कर गया। तो बाबा साहब ने, कितने दूरदृष्टा थे बाबा साहब, उन्होंने उस समय इस विषय को रखा कि सत्ता में आने के बाद ये लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन हम संविधान में ये छूट नहीं दे सकते। और दूसरा, उन्होंने कहा था जब ये लोग वामपंथी और साम्यवादी लोग सत्ता में नहीं होंगे, तो वो जो चाहते हैं कि हम ये कर दें, कि हम क्रांति कर दें और सरकार को उखाड़ फेंके, वो हमने अपने संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं की हैं। तो
एक विषय तो ये, और उन्होंने उस संविधान सभा में भाषण पढ़ते हुए स्पष्ट कहा कि मुझे चिंता तो है कि भारत इतने वर्षों तक पहले ही लोकतंत्र था भारत में, लेकिन कुछ समय में जब मुगल आए तो मोहम्मद बिन कासिम आया और मोहम्मद गोरी आया, उन्होंने नाम लिए हैं मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी वगैरह सब मुगलों के, कि उस समय हमारे देश से लोकतंत्र खत्म हुआ। अब सौभाग्य से फिर हम देश आजाद हो रहा है, तो हमारा जो संविधान है वो बन रहा है, लोकतंत्र आ रहा है। लेकिन मुझे बड़ी चिंता है कि ये जो लोकतंत्र हमारा है वो आने वाले समय में बच पाएगा क्या, नहीं बच पाएगा। मैं फिर कह रहा हूं मित्रों, ये मेरे शब्द नहीं है, ये बाबा साहब के शब्द हैं। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र बच पाएगा क्या, नहीं बच पाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा हमने संविधान तो ठीक बना दिया, इसको लागू करने वाले लोग कैसे होंगे आने वाले समय में। अगर वो ठीक लोग सत्ता में होंगे तो उसको ठीक से लागू करेंगे, अगर वो ठीक नहीं होंगे तो वो ठीक से लागू नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि बहुत सी पार्टियां ऐसे हैं जो अपने पंथ को बड़ा मानती हैं। उन्होंने धर्म शब्द निकाला, लेकिन स्पष्ट था पंथ यानी धर्म को बड़ा मानती है और जाति को बड़ा मानती हैं, कि जाति के नाम पे राजनीति। वो लोग जो धर्म पर मानते हैं, जिनकी वो किताब है अपनी पर्सनल, उस किताब को संविधान से बड़ा मानेंगे तो ये संविधान हमारा खतरे में ही होगा। मुझे उस दिन की चिंता है जिस दिन धर्म की किताब को, लोकतंत्र की जो ग्रंथ है हमारा संविधान, उससे ऊपर माना जाएगा। ये बाबा साहब के शब्द मैं आपको बता रहा हूं, 25 फरवरी 1949 में उनके भाषण के शब्द हैं, जब उन्होंने ये संविधान पेश किया। और बाबा साहब ने जब ये विषय रखा तो उसके बाद आप ध्यान करेंगे, लोग कहते हैं कि संविधान की हत्या हो गई। तो मैं बताता हूं कि संविधान की हत्या जो बाबा साहब ने इस संविधान में नहीं लिखा, तो उसकी हत्या कब कब की। 1954 वक्फ बोर्ड एक्ट कांग्रेस ने बनाया ढीला सा, लेकिन 1995 में आकर संसद भवन में बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि मुगलों का नाम लेकर, कि बहुत से लोग उनके उस समय भी गद्दार थे जब हमारा संविधान खतरे में पड़ा, और आगे भी मुझे डर है कि उन जैसे लोगों के साथ हमारे देश के कुछ लोग ऐसे ना मिल जाएं जिससे हमारा संविधान खतरे में पड़ जाए। तो वक्फ बोर्ड एक्ट बना, वो बाबा साहब को भी पता था, देश का बंटवारा हो गया तो वो बाबा साहब उसमें लिख सकते थे, लेकिन वो वक्फ बोर्ड एक्ट बाद में बना। मुस्लिम पर्सनल लॉ दबाव में 1972 में आया। कैसे संविधान की हत्या होती है। आज बड़ी बातें चलती हैं कि मोदी जी की 400 सीट आ जाएंगी तो संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो बताता हूं कैसे, किस किस तरीके से 1972 में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना। जबकि बाबा साहब का भाषण सुनेंगे वो वाला, उसमें उनको पहले से ही इन विषयों की चिंता थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने, क्योंकि वो विषय कब आया कैसे आया उसकी जानकारी आपको होगी, तो कभी इस विषय पे भी पूरी जानकारी करेंगे कि वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कब आया। क्योंकि जब हिंदू एक्ट आया था तो संतान को गोद लेने का मामला था, तो मुसलमानों ने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमारी शादियां, और बहुत से मामले आए। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने एक संगठन बना लिया कि आने वाले समय में भी हो सकता है कोई ऐसे एक्ट आए, तो एक ऐसी संस्था सरकार हमें बना के दे कि हमारी जो किताब है, जिसको बाबा साहब ने कहा था कि लोग किताब को ऊपर मानेंगे अपने संविधान से, जबकि बाकी हिंदू या सब लोग तो कहते हैं कि संविधान सबसे पहले है, हमारा गीता, रामायण, उपनिषद वो बाद में, देश चलेगा संविधान से। और उसके बाद इस प्रेशर में कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना की, संसद में उसको पास करवाया। तो हत्या नहीं हुई। 1975 में इमरजेंसी लग जाती है, सभी पत्रकार अंदर, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अंदर। आज राहुल गांधी बड़ी चर्चा करते हैं संविधान और लोकतंत्र खतरे की, तो ये लोकतंत्र उस दिन खतरे में आया था। लोकतंत्र एक दिन और खतरे में आया जब एक गरीब महिला सुप्रीम कोर्ट में जाती है और कहती है कि शाहबानो उसका नाम है, और वो ये कह रही है कि मेरा गुजारा भत्ता करो, मेरे को तलाक दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इसको कुछ रुपए हर महीने इसका जीवन यापन करने के लिए मिलने चाहिए। लेकिन
उस दिन संविधान खतरे में नहीं आया जब राजीव गांधी की सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर संसद के अंदर, क्योंकि 400 सीट उनके पास भी थी, संसद के अंदर ये पास करवाया कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, यानी उस महिलाओं को छोड़ दिया। मैं फिर कहता हूं, फिर संविधान बदलने की बात आती है तो संविधान तो 10 साल हो गए मोदी जी ने को आए इस देश में, लेकिन कोई चर्चा नहीं। वो तो जब संसद भवन में गए तो उन्होंने माथा टेका। सबसे पहले संविधान दिवस मनाने का फैसला भी इतने वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही किया। तो कैसे कैसे विषय ये, क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी का पास्ट यानी कि उसका जो गुजरा हुआ जीवन होता है उसका, वही उसकी गारंटी है। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है, इधर राहुल जी गारंटी दे रहे हैं मैं गरीबी खत्म कर दूंगा, ठकाठक ठकाठक। आज तक इतने साल वर्षों तक राज की, 2004 से लेकर, ये तो खुद महाशय राहुल गांधी 2014 तक सुपर पावर पीएम थे, तब ठकाठक नहीं हुआ। इतने वर्षों बाद भी वो गरीबी की बात करते हैं। लेकिन बात फिर मैं वहीं घूमकर आता हूं लोकतंत्र खतरे की, कि कैसे संविधान का खतरे की बात करते हैं। जिन बाबा साहब ने ये संविधान बनाया उसी के 3 साल, 1949 की बात बता रहा हूं, 1952 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ, पहले भी चर्चा आई, तो क्या बाबा साहब को चुनाव हराने के लिए नेहरू ने पूरी शक्ति का प्रयोग किया और बाबा साहब को चुनाव मुंबई से हरवा कर ही माना। नेहरू ने वो चुनाव हरवाया। 1954 में भंडारा लोकसभा में उपचुनाव हुआ, बाबा साहब चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी ने फिर उनको चुनाव हरवाया, और तो और उस समय वो 7,000 वोट से चुनाव हारे, जबकि 14,000 वोट उस समय रद्द घोषित किए। शाही ऊपर है नीचे है, तभी ये लोग लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहते होंगे कि शाही ऊपर है नीचे है, तो संविधान की हत्या नहीं हुई। लेकिन उन्हीं बाबा साहब को, उनके जो 5 तीर्थ जहां पर वो पैदा हुए, जहां पर वो पढ़े, वहां इंग्लैंड में पढ़े, उन 5 स्थानों को मोदी ने ही तीर्थ के रूप में दिया। तो बाबा साहब का सम्मान किया और ये बातें करते हैं। फिर ओबीसी जब 1990 में लागू हुआ तो राजीव गांधी की सरकार ने उस आरक्षण का विरोध किया, लेकिन मोदी ने आरक्षण के पक्ष में अभी संविधान में, कोर्ट अपना संसद में एक कानून भी बनाया और एक आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग, ताकि इनके अधिकार सुरक्षित रहें। और आज बात ये लोग कर रहे हैं कि मोदी आरक्षण बंद कर देंगे। मोहन भागवत जी ने बयान दिया भी, और पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं, जबकि संघ की क्लियर नीति है। कल भी परसों इंदौर से मोहन भागवत जी जो सरसंघ चालक है, उन्होंने सीधा बयान दिया कि संघ यही चाहता है कि आरक्षण जब तक उस समाज को जरूरत है, जब तक समानता न हो, जब तक वो समाज चाहे, तब तक उसको आरक्षण मिलना ही चाहिए। उनके कहने पर कोई विश्वास नहीं। और जिन्होंने बार बार आरक्षण के खिलाफ, बार बार संविधान को धोखा दिया बाबा साहब के, वो लोग संविधान और लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का राज। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, स्वयं लोगों का जो तंत्र होता है वो लोकतंत्र है। राजशाही क्या होती है? मैं पिता, मेरी संतान ही राजा, मैं राजा, मेरी संतान राजा। 2 प्रकार की सृष्टि हमारे धर्म में भी और संत महात्मा बताते हैं हमारे ग्रंथों में। एक होती है बिंदु सृष्टि और एक होती है नाद सृष्टि। जब संत महात्मा नाद से अब एक नाम कान में उनके देते हैं तो कहते हैं तो मेरा आज से पुत्र हुआ, तो उनको एक नाद देते हैं, शिष्य बनाते हैं, और वो 100, 200, 500, 1000 शिष्य बनाते हैं। तो उनमें से जो श्रेष्ठ शिष्य रहता है महात्माओं का आश्रमों में, उसको वो फिर गद्दी देते हैं कि ये श्रेष्ठ है, क्योंकि संतानें उनकी सब है। इसको बोलते हैं नाद सृष्टि, यानी वचन शब्द से। इसी तरह से संघ भाजपा में कोई व्यक्ति से पैदा नहीं होता, यानी जो श्रेष्ठ होते हैं उनमें से एक श्रेष्ठ को उठा के संगठन में हेड बनाया जाता है और काम होता है। एक होती है बिंदु सृष्टि, बिंदु यानी कि अपने से अपनी संतान पैदा होना, वो सृष्टि होती है। उसमें कोई भी किसी प्रकार का गुण दोष नहीं है। बाप का बेटा चाहे निकम्मा हो या कुछ हो, बाप के बाद सारी संपत्ति यानी सारा जितना भी उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा ही बनता है। इसको कहते हैं राजशाही। राहुल गांधी में क्या एक भी गुण है? अगर वो गांधी ना लिखे, नेहरू गांधी, चलो गांधी किस तरह आया वो विषय भी कभी रखेंगे। गांधी लिखने के कारण ही गुण है। जैसे धृतराष्ट्र को था
कि मेरे बाद केवल मेरा बेटा ही दुर्योधन ही राजा होना चाहिए। अब लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र इस तरह से खतरे में आता है जब आप नेहरू से इंदिरा, इंदिरा से राजीव, राजीव से सोनिया, सोनिया से राहुल, राहुल अभी बच्चे पैदा नहीं हुए लेकिन प्रियंका, और प्रियंका के आगे संतान है वाड्रा। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये इसको कहते हैं राजशाही। जिन्होंने कहा ना राजाओं ने लूटा, इन राजाओं ने तो लूटा। जो राहुल गांधी ने परसों बैकफायर किया राजपूत वाले विषय पे, उस विषय पे भी कभी करेंगे। अभी आप देखेंगे धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आदित्य यादव, डिंपल यादव और खुद अखिलेश यादव, पूरे प्रांत में यूपी में 5 यादवों को टिकट दी है 63 में से, क्योंकि अब उनको लगता है कि नहीं यादव का तो मजबूरी है, क्योंकि एक तरीका है कि यादव और मुस्लिम वोट तो हमारे हैं, अब दूसरी जातियों में एक एक टिकट दे दो ताकि उनकी बिरादरी के वोट ले ले और हम राजा बने रहे। लेकिन यादव भी दूसरा नहीं मिला इन लोगों को बनाने के लिए। 5 टिकट अपने घर में पति, पत्नी और 3 भाई अखिलेश के, ये 5 लोग ही आप चेक कर लेना उत्तर प्रदेश की चुनावी लिस्ट। और ऐसे ही लालू प्रसाद यादव, उनका भी क्या है, उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट और मुख्यमंत्री बनाया, जब वो बुजुर्ग हो गए तो तेजस्वी को बनाया और दूसरे बड़े बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। अब चुनाव हुआ, 2 चुनाव मीसा भारती हारी, 2014, 2019, तीसरी टिकट भी उन्हीं की। और दूसरी लड़की बाहर रहती है सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया जहां भी, वहां से बुलाकर उसको सारण से टिकट दी। यानी कि अपने ही परिवार में, अब क्षेत्रीय पार्टी किसी को देख लीजिए, चाहे करुणानिधि का परिवार हो, कोई भी हो, मेरे कहने का मतलब यही है, क्या ये लोकतंत्र है? और जिस लोकतंत्र को बदलने के लिए एक महाशय भी आए थे केजरीवाल जी, उन्होंने तो अति कर दी। वो लोकतंत्र, वो बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, लेकिन लोकतंत्र बाबा साहब को भी नहीं पता, नहीं वो लिख के जाते कि कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जेल के अंदर हो तो अंदर से ना चला सके। उनको पता था इतनी नैतिकता तो भारतीयों में होगी, लेकिन वो जेल से ही सरकार चला रहे हैं। और उसके बाद जब पार्टी चलाने का विषय है, इतना बड़ा आंदोलन, हम लोग भी उस आंदोलन में थे, इतना बड़ा आंदोलन, केजरीवाल के सिवा लगता है उस आंदोलन से कोई नेता ही पैदा नहीं हुआ। आप कल्पना करिए, जिस आंदोलन से वो केजरीवाल नेता पैदा हुए, आज वो जेल में है, तो 10 साल से वो खुद ही मुख्यमंत्री, खुद ही पार्टी के संयोजक, लेकिन जेल में जाने के बाद भी उनकी पत्नी, मैं तो रोड शो देख रहा था, हैरानी होती है कई बार, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए आए हैं कि उनकी पत्नी रोड शो निकाल रही है। जो 2 रुपए 5 रुपए की सदस्यता होती है पार्टी की, वो भी नहीं है। पता नहीं किस अधिकार से वो लोग ऐसे लोकतंत्र आते हैं कि मेरी पत्नी ही बनेगी, और विषय पीछे भारत माता की फोटो लगाकर आंदोलन करना, वंदे मातरम की बात करना। तो इस तरह से लोकतंत्र की हत्या होती है। अब विषय आता है कि संविधान को बचाना है। संविधान में तो सबको अलग अलग शक्तियां दी हैं, न्यायपालिका है, विधायिका है और कार्यपालिका है। कार्यपालिका अपना काम करती है, विधायिका है संसद में कानून बनाती है। बाबा साहब ने क्लोज दिया था, क्लोज 68 के अनुसार, कि आने वाले समय में जिसको जैसी परिस्थितियां लगे तो इस कानून में संशोधन करते रहेंगे। कानून, बाबा साहब का भाषण है कि ये जो हमारी कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है कि धार्मिक पुस्तक में जो लिख दिया उसमें बदलाव नहीं होता, जो लिख दिया वही पढ़ना होता है रोज हमें। लेकिन ये हमारा संविधान है, ये जीता जागता उदाहरण है, लाइव है। इसको कभी भी आप, जब संसद में कोई 2/3 बहुमत से, कोई साधारण बहुमत से, लोग जिस सरकार को चुनेंगे वो अपने ढंग से इसमें संशोधन करती रहे आने वाले समय में। ये उन लोगों ने जो संविधान सभा में थे, उन लोगों ने तय किया। तो अब उन्होंने सब तय किया, तो उस तय की हुई चीज, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके हक में नहीं आता, जमानत नहीं मिलती, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। चुनाव आयोग, इतने वर्षों से बैलेट पेपर लूटे जा रहे थे, चुनाव लूट लूट कर हो रहे थे, तब खतरे में नहीं आया। आज चुनाव हो रहा है, कहाँ इनकी सरकार बन रही है, कहाँ भाजपा की सरकार बन रही है। लेकिन अब क्या है, जहां भी सरकार बनेगी, पहले ईवीएम को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को ठुकराया कि नहीं, ये मामला बिल्कुल नहीं बनता और कोई मिलान नहीं होगा, बिल्कुल ईवीएम ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी गाली, इलेक्शन कमीशन को भी गाली। एक संस्था बनी, हम बच्चे होते थे सुनते थे, कब नेता तो आपस में मिले रहते हैं, इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं,
आम लोग पकड़े जाते हैं, नेता का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। अब जब नेताओं का कुछ बिगड़ना शुरू हुआ तो उनके कुछ शिष्य ऐसे कहते हैं कि इसको तो बदला ले लिया। अरे भैया, कानून है, कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट जमानत तो भी गाली, ईडी कार्रवाई करे तो गाली, आतंकवादी पकड़े तो गाली। मैं तो हैरान होता हूं जब इनकी एक नेता है सुप्रिया श्रीनेत, वो भी एक पत्रकार रही, अभी नक्सलवादी मारे गए तो उनके कह रहे हैं कि वो तो शहीद है। नक्सलवादियों को शहीद बताना, ये संविधान या लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। देश तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे कन्हैया कुमार को टिकट देने से लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं पड़ता। इस एवज में तो उनके अपने प्रदेशाध्यक्ष लवली ने पार्टी छोड़ दी। तो मेरे कहने का मतलब ये विषय। और मोदी को संविधान बदलने की जरूरत क्या है? एक अच्छे बड़े विचारक हमारे एंटी विचार के हैं मेरे, तो वो पेरियार के वो हैं, तो लेकिन उनकी एक बात सुनता हूं, क्योंकि विरोधी विचार को भी सुनना चाहिए। कि उन्होंने कहा, मैं जो सुन रहा था उनको, कि मोदी कभी भी लोकतंत्र की या वो खत्म क्यों करेंगे, क्योंकि इसी लोकतंत्र की ताकत से ही तो मोदी आज प्रधानमंत्री है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से ही आज देश में कोई चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री है, किसी फूल बेचने वाले का बेटा, आज भी उनकी बहनें फूल बेचती हैं, उनका बेटा इतने बड़े प्रदेश यूपी का मुख्यमंत्री है। आप चेक करिए कि कितने कितने लोग आज परिवारों से हटकर मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो वो लोकतंत्र को खत्म क्यों करेंगे? अगर संविधान को खत्म करना होगा तो ये लोग कभी इस पोजीशन पे ही नहीं पहुंच पाते। तो इनके लिए तो संविधान पूजनीय है। संविधान कब खतरे में आता है? जब आरक्षण, बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है उस संविधान सभा ने, धर्म के अनुसार कभी भी आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि जाति में भेदभाव हिंदू समाज में है तो हिंदू समाज में मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे के हिसाब से आरक्षण का मामला नहीं था। आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण कब खत्म होता है? जब बाबा साहब संविधान में लिख के जा रहे हैं कि धर्म के अनुसार नहीं मिलेगा, तो ये लोग जबरदस्ती, आज कर्नाटक में दे भी रखा है, जबरदस्ती मुस्लिम लोगों को उसमें धर्म के अनुसार अपना आरक्षण देने की बात करते हैं। तो आरक्षण कौन खा रहा है? बड़ी बड़ी रैलियों में बात करते हैं कि मोदी आरक्षण खत्म कर देगा, मोदी आरक्षण खत्म कर देगा। आरक्षण तो आप बड़े दूसरे तरीके से खत्म ही कर रहे हो। जब मंडल आयोग आया तो राजीव गांधी ने तब भी उसका विरोध किया कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, तो और कई बातें हैं जैसे संविधान को लेकर कि ये सेकुलर है। कब शब्द आया? 1976 में। ये इंदिरा गांधी ने डाला देश के अंदर सेकुलर शब्द, जबकि आप देखेंगे संविधान की मूल प्रति में तो उसके अंदर स्पष्ट है, पहले पेज पे ही भगवान राम का दरबार है। भगवान राम का जो दरबार की हम पूजा करते हैं वो पहले ही पेज पे है, यानी कि ये राम राज्य की वो हो। और संसद का ध्येय वाक्य क्या है? धर्म चक्र पर्वताय प्रवर्तनाय, ये शब्द है। और जब पुरानी संसद के अंदर जाते थे तो बाहर एक पंक्ति लिखी हुई थी, वसुधैव कुटुंबकम, जिस विचार से हम चलते हैं। लेकिन संसद तो हर चीज में सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे जहां भी आप जाएंगे तो ऐसे ही शब्द जो हमारी मूल संस्कृति भारतीय है उसके मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया? संविधान की हत्या, उसको बोलते हैं राम का मंदिर का निमंत्रण ठुकरा देना। जबकि हमारे संविधान की पुस्तक में जो हमारा ग्रंथ है संविधान नाम का, उसमें पहली पिक्चर यही है। तो इस प्रकार की एक राजनीति और अलग अलग से बात करने का प्रयास ये लोग करते ही हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही था मित्रों कि किस तरह से आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र बचाना क्या है? अपने को बचाना है। हम जेल में न जाएं और हमारी संतानें, किसी भी पार्टी को देख लो, हमारी बच्चे की, हमारी जो संतानें हैं वो हमारे बाद परिवार के परिवार, हमारे मंत्री बेटे, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे ही बने। और बात लोकतंत्र के पीछे जो बाबा साहब का जो चित्र लगाकर धोखा करते हैं, अगर कोई अगर सही ढंग से इनको आईना दिखाए तो ये बात करते। जो मैंने बात शुरू में बताई वो बाबा साहब को उद्धत करते हुए, कोट करते हुए आप चेक कर लीजिए बाबा साहब का भाषण, आंखें खुल जाएंगी जो ये संविधान की बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, तो मैंने बताया कि
उनको, और उन्हीं के राज में ही जब भारतीय जनता पार्टी और वीपी सिंह की सरकार थी तो बाबा साहब को भारत रत्न भी तभी मिला था। इन 10 सालों में कोई कानून में छेड़खानी, किसी का आरक्षण खत्म नहीं हुआ। और संघ ने तो, मैंने बार बार कहा कि वो तो स्पष्ट है उनकी नीति। भाजपा का घोषणा पत्र पढ़ो, क्योंकि घोषणा पत्र ही तो सब कुछ है, स्पष्ट होता है उसमें कि हम इस बिंदु पे काम करेंगे। उनका ग्रंथ है पार्टी का। कांग्रेस का भी घोषणा पत्र है, लेकिन मैंने पिछले भी एक एपिसोड में बताया था कि कैसे कांग्रेस हिडन एजेंडे के साथ काम करती है, ये विषय है। तो आगे भी किसी अंक में मन है कि बाबा साहब के उस पूरे भाषण पे किसी दिन चर्चा करेंगे, तो आईना दिखाएंगे। आप भी रिसर्च करिए। मेरा ये चैनल, मेरी बात आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। राम राम, भारत माता की